Hello students, welcome to the channel. So in this video we are discussing insolvency accounts. So insolvency जो है एक कंडीशन होती है जब एक फर्म की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स एसेट्स. सो इंसॉल्वेंसी में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी कंपनी, उसकी लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है. तो इस केस में जो फर्म है उसको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है. तो इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि इंसॉल्वेंसी किस तरीके से होती है, क्या इसका प्रोसीजर है, कौन कौन से अकाउंट्स हम बनाते हैं इसमें. तो ये सब मैं डिस्कस करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन अगर लेमैन की लैंग्वेज में हम देखें तो इंसॉल्वेंसी तब अकर होती है जब एक फर्म या पर्सन अपने डेट्स को नहीं चुका पाता, जब वो ड्यू होते हैं. और इंसॉल्वेंसी जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जैसे सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ किया जाता है. और इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी है उसके लिए यहाँ पे दो एक्ट एप्लीकेबल हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जो कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में ऑपरेट करता था, दैट इज़ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. एंड सेकेंड वन इज़ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 जो एप्लीकेबल होता है पर्सन रिजाइडिंग रेस्ट ऑफ इंडिया. अब आप इन एक्ट्स को अगर देखें तो ये ब्रिटिश इरा के टाइम के एक्ट हैं 1909 एंड 1920. उस टाइम पे जो इंडिया था वो डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी टाउन्स में और दूसरा जो थे प्रोविंशियल प्रोविंसेस थी जहाँ पे किंग्स रूल करते थे. तो तब उस केस में ये जो दो एक्ट थे ये एप्लीकेबल होते थे. लेकिन इन एक्ट में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती थी. सो इन दोनों एक्ट्स में जो थे बहुत सारे बैरियर्स थे जिनकी वजह से इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जो था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. तो इसलिए इन 2016 जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक कंसोलिडेटेड लेजिस्लेशन बनाया इंसॉल्वेंसी के लिए ताकि जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस हो जल्दी कंप्लीट हो. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं IBC, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. अब ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है ये किसके लिए अप्लाई होता है, हमारी जो कंपनीज होती हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो रजिस्टर होती हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर जो है वो IBC में दिया गया है. ओके, तो आपका ये जो यूनिट है इसमें आप IBC नहीं पढ़ोगे. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपको मेन यही दो एक्ट पढ़ने हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट. ओके, सो नेक्स्ट समझेंगे हम मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट. अब इंसॉल्वेंट यहाँ किसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, ये कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है. तो एक पर्सन जिसकी लायबिलिटीज़ ग्रेटर हैं उसके एसेट्स से और वो अपने डेट को नहीं दे पा रहा है तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे. और लीगली हम एक पर्सन को इंसॉल्वेंट तभी कह सकते हैं जबकि हमारी जो कोर्ट होती है उसने अगर कोई एजुडिकेशन का ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास किया हो. अब यहाँ पे देखिए इंसॉल्वेंसी के लिए एक कंपनी या फिर कोई भी फर्म या फिर कोई भी सोल प्रोप्राइटर उसको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे पिटीशन होती है फॉर इंसॉल्वेंसी. पिटीशन का मतलब है वो कोर्ट में अपील करता है जो क्रेडिटर है या फिर डेटर है कि भाई ये सो एंड सो फर्म जो है, सो एंड सो जो ट्रेडर है ये इंसॉल्वेंट है और इसको इंसॉल्वेंट किया जाए. तो यहाँ पे देखिए कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन. तो यहाँ पे एक पिटीशन होनी चाहिए तभी कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है. पिटीशन जो है वो क्रेडिटर भी कर सकते हैं, डेटर भी कर सकते हैं. डेटर हो गया यहाँ पे जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है वो वॉलंटरी खुद की मर्जी से जाके कोर्ट में अपील कर सकता है, या फिर क्रेडिटर जिनके मनी जो है वो स्टक हुई है इंसॉल्वेंट के पास तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें जो पार्टी आती है दैट इज़ ऑफिशियल असाइनी. अब देखिए इंसॉल्वेंसी का जो भी प्रोसीजर है इसमें जो कोर्ट है वो एक पर्सन को यहाँ पे
एक पर्सन को अपॉइंट करता है कि वो फर्म को लिक्विडेट करे और जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करे। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर। कंपनीज के केस में सेम पर्सन को हम बोलते हैं लिक्विडेटर। ओके, सो यहाँ पे समझिए ऑफिशियल असाइनी कौन है? अ पर्सन अपॉइंटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स, सेल एसेट्स एंड पे क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल असाइनी है, जो भी फर्म, जो भी बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसके सारे एसेट्स को इस पर्सन को दे दिया जाता है और ये उस एसेट्स को कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बेचता है और बेचने पर जितना भी पैसा मिलता है उससे उन क्रेडिटर्स को एज पर देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे किया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, वन इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सेकंड वन इज द डेफिशिएंसी अकाउंट। सो वन बाय वन हम इनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन कंपनी की या फिर उस फर्म की क्या पोजीशन है, इसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो प्रिस्क्राइब या एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है एज पर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। दो एक्ट मैंने आपको बताया इसमें, एक था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना मैंडेटरी नहीं है। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये एक बैलेंस शीट की तरह होती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट इसका लाइबिलिटीज़ होता है जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और दूसरा पार्ट जो है इसका एसेट होता है जो कि आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा अकाउंट जो है दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। अब देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट जो है ये एक्सप्लेन करता है रीजंस ऑफ डेफिशिएंसी। एक फर्म इंसॉल्वेंसी पिटीशन तभी फाइल करती है जब उसकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो अपने डेट को पे ऑफ नहीं कर रही है। तो किस रीजंस की वजह से वो डेट को नहीं पे कर पाई, किन कारणों से डेफिशिएंसी अराइज हो रही है, उन कारणों को समझने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जाता है। ये एक कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी ने जो डेटर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो कैसे उससे जो है वो पूरी की पूरी लॉस कर दिया उसने। ठीक है, और कितना पैसा उसको क्रेडिटर्स को देना है, ये सब कुछ जो है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में बताया जाता है। जो डेफिशिएंसी अकाउंट है ये वैसे ही बनता है जैसे कि कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन जो इसके कॉलम्स हैं वो अपोजिट होते हैं एज टू कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट को। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो फॉर्मेट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लाइबिलिटी कॉलम होगा और राइट हैंड साइड जो है वो एसेट्स कॉलम होगा। अब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम लिखना है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ मिस्टर ए इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंसॉल्वेंसी एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आपको ईयर दे रखा होगा। ठीक है, सो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो हेडिंग का ध्यान रखें। प्रोप्राइटर का नेम सबसे पहले आपको लिखना है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसकी बन रही है, कोर्ट में सबमिट होती है इसलिए लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंसॉल्वेंसी के रिलेशन में होती है तो इसलिए लिखा जाता है इन इंसॉल्वेंसी, और एज ऑन 31 मार्च जो भी हमारी डेट होगी। ओके, तो कई बार फॉर द ईयर एंडेड बच्चे लिखते हैं, तो ईयर एंडेड में नहीं होती है ये, जिस दिन भी इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन फाइल किया जाता है उसी दिन बनाई जाती है, तो यहाँ पे एज ऑन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेड टू रैंक। अब ग्रॉस और एक्सपेक्टेड टू रैंक हो गया कि एक फर्म ने कितने जो है मनी वो चुकानी है, दैट इज़ द ग्रॉस अमाउंट, और एक्सपेक्टेड टू रैंक मीन एक्चुअल में कितनी चुकानी है उसने। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड टू रैंक। एसेट्स जो होते हैं उसमें हम लिखते हैं एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ओके, सो नेक्स्ट इसका देखिए तो सबसे पहले देखिए लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में हम अमाउंट्स लिखते हैं हर एक लाइबिलिटी के। अब यहाँ पे जो ग्रॉस लाइबिलिटी का कॉलम है उसमें हमने सारी लाइबिलिटीज़ के अमाउंट लिखने होते हैं। जैसे पहली जो लाइबिलिटी है दैट इज़ अनसिक्योर क्रेडिटर लिस्ट ए, सेकेंड इज़ फुली सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, थर्ड वन इज़ पार्शली सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, और फोर्थ वन इज़
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 4 लिस्ट आपको जो है वो लाइबिलिटी साइड में बनानी है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी। उसके बाद जो लाइबिलिटी साइड के बाद जो एसेट्स हैं उसमें भी लिस्ट बनेंगी। जैसे पहली लिस्ट होगी प्रॉपर्टी, लिस्ट ई, उसके बाद बुक डेट, लिस्ट एफ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लिस्ट जी एंड डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ठीक है, सो वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे आपको इसको याद करना है। तो देखिए सबसे पहले जो क्रेडिटर्स होंगे लिस्ट ए में वो होंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर होते हैं जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे फर्म ने किसी किसी से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, किसी को लोन लिया है किसी से, पर कुछ भी चीज़ मॉर्गेज पे नहीं रखी है, तो ऐसे जो चीज़ें पेमेंट्स होती हैं उनको अनसिक्योर क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो जितना ये ग्रॉस में आएगा एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम में उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके हम वर्किंग नोट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो जब आप क्वेश्चन करोगे ये तभी आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट है फुली सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। अब देखिए फुली सिक्योर का मतलब होता है ऐसे क्रेडिटर जिनके पास उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी है जितने का वो क्रेडिटर है, इवन उससे ज़्यादा वैल्यू की सिक्योरिटी उसके पास एज अ मॉर्गेज उसने रखी है। तो यहाँ पे आपको दिया होगा जैसे लाइन ऑन गुड्स, बैंक लोन सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज। तो इस तरह से जो फुली सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी में हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एज पर लिस्ट बी, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे जिस सिक्योरिटी पे वो सिक्योर्ड है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर का नाम है बैंक लोन और सिक्योरिटी उसको दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे पास ज़्यादा होगी। जैसे सिक्योरिटी में भी 10 लाख की हो, लोन हमारे पास 8 लाख का हो, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो सरप्लस में रहती है। तो जो भी सरप्लस आता है उसको हम या तो कैरी करते हैं लिस्ट सी में या फिर लिखते हैं सरप्लस कॉन्ट्रा। अब कैरी टू लिस्ट सी का मतलब होता है फर्म जो है वो बहुत सारे लोन्स लेती है, तो कई बार कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिनके पास मॉर्गेज रखने के लिए उसके पास कोई भी एसेट नहीं रहा है, तो वो क्या करता है जो ऑलरेडी उसने मॉर्गेज पे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी मॉर्गेज पे किसी को दे रखी होगी, तो उसको वो रखेगा एज अ फर्स्ट चार्ज, और जो सेकंड टाइम वो लोन लेगा उसके लिए भी उसी सेम एसेट को मॉर्गेज पे रखेगा लेकिन एज अ सेकंड चार्ज। तो यहाँ पे जैसे फुली सिक्योर से जो अमाउंट बच जाता है वो कई बार पार्शली सिक्योर को ट्रांसफ़र किया जाता है, और कई बार वो अगर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तो उसको हम लिखेंगे सरप्लस कॉन्ट्रा। नेक्स्ट इज द पार्शली सिक्योर क्रेडिटर। पार्शली का मतलब होता है इनकी फुल वैल्यू की सिक्योरिटी नहीं होती है, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हमेशा कम होती है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ पार्शली सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी जो है वो 4 क्रॉस से दिखाया है कि इसकी जो वैल्यू है ये 4 डिजिट में है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो 2 डिजिट्स में है। तो यहाँ पे कुछ बैलेंस बच जाएगा दैट इज़ टू बी पेड। तो इसको देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टू रैंक वाला कॉलम है उसमें अमाउंट गया एक अनसिक्योर क्रेडिटर का और दूसरा जो अमाउंट उसमें गया दैट इज़ पार्शली सिक्योर क्रेडिटर। इसके अलावा ये जो फुली सिक्योर्ड है इनका अमाउंट हम यहाँ पे शो नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे उसको जो सिक्योरिटी दी थी वहाँ से एडजस्ट हो गया है। सो लास्ट में इसमें आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर रेंट, सैलरी, वेजेस, टैक्सेस एज पर लिस्ट डी। अब प्रेफरेंशियल का मतलब होता है इन क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे रेंट के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, 1 मंथ का रेंट जो है वो मैंडेटरी है, वो प्रेफरेंशियल है, तो बाकी उसके एक्सेस में होगा तो वो अनसिक्योर्ड हो जाता है। सैलरी के केस में 2 एक्ट हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल। एक में सैलरी 300 रुपीज़ बोला है और दूसरे में 20 रुपीज़ बोला है। एक में जो वेजेस हैं वो 100 रुपीज़ पर वर्कर को है और एक में जो है वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे वैरी करता है प्रेफरेंशियल का अमाउंट। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के
फीस वगैरह जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो सबसे पहले दिए जाते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फॉर रेंट, सैलरी, वेजेस एंड टैक्सेस डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा करते हैं कि सबसे पहले हम इसी को माइनस करेंगे, तो बाहर इसका भी अमाउंट नील आता है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो ग्रॉस लायबिलिटी वाला कॉलम है इसका टोटल अलग आएगा, एक्सपेक्टेड टू रैंक वाले कॉलम का टोटल अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ यही दो चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो मान लीजिए ये आपका 10 लाख आ रहा है ग्रॉस लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड टू रैंक आपका 6 लाख भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एसेट साइड में। तब देखिए एसेट जो होते हैं, एसेट में लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी, 3 तरह के एसेट हैं इसमें। सबसे पहले लिस्ट ई में आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में फिक्स्ड एसेट भी आते हैं और करंट एसेट भी आते हैं। इसमें ऐसी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं जो कि ना तो फुली सिक्योर्ड को सिक्योरिटी पे दे रखी है, ना ही पार्शली सिक्योर्ड को सिक्योरिटी पे दे रखी है। उसके अलावा जो भी एसेट्स हैं उनको हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन। अब इनकी जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा भी हो सकती है, रियलाइज वैल्यू जब इनको लिक्विडेट किया गया, इनको बेचा गया, तो इनकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये वैरी करेगा। मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 20 लाख हमारी अकाउंटिंग बुक्स में, और जब जो ऑफिशियल असाइनी था उसने उनको बेचा तो वो 15 लाख में बिका, तो यहाँ पे 5 लाख का जो है वो डिफरेंस शो होगा। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में कम आएगी वैल्यू। करंट एसेट्स, इसमें भी ऐसा हो सकता है। स्टॉक जैसे हो गया, स्टॉक की वैल्यू बुक में 1 लाख है, लेकिन अभी अब मार्केट में हम बेचेंगे तो मे भी 60,000 का बिके, तो इसमें भी वेरी कर सकता है। उसके बाद आता है बुक डेट। अब बुक डेट में हमारे डेटर्स आते हैं जो भी गुड, डाउटफुल और बैड, 3 कैटेगरी में आपको दे रखे होंगे। गुड जो है, गुड में से पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइज हो जाता है। डाउटफुल मीन कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं हमें पता कि ये कितना देंगे, तो यहाँ पे लॉसेस के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए डाउटफुल डेटर्स जो है वो 50,000 है, लेकिन मिला हमें सिर्फ 25,000। और जो बैड होते हैं, बैड में से कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं होती है, इट इज़ अ टोटल लॉस। तो यहाँ पे हम बुक डेट लिखते हैं। उसके बाद आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल होते हैं, उनकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो बुक वैल्यू वाला कॉलम है इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने पूरे एसेट्स का टोटल करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एसेट अवेलेबल। साथ में यहाँ पे सरप्लस फ्रॉम लिस्ट बी, ये जो हमने सरप्लस कॉन्ट्रा लिखा था लिस्ट बी में, ये जो लिस्ट बी थी, यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटीज़ जो है इसमें से अगर कोई सरप्लस आता है तो यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम लिस्ट बी, ये भी एसेट में जोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे टोटल एसेट अवेलेबल, ये हमारे पास पूरे एसेट्स अवेलेबल है, ये जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वाले कॉलम का टोटल किया। उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस पेमेंट किसको होगी? पार्शली सिक्योर क्रेडिटर को। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबसे पहले पेमेंट होगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, ये जो हमने लिखा हुआ है डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी। उसके बाद आ जाएगा एसेट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर, ये जो एसेट हैं अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल है। अब लास्ट में हमारा जो आता है दैट इज लिस्ट डी। लिस्ट डी होती है डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट डी। डेफिशिएंसी कैसे आएगी हमारी? ये जो एक्सपेक्टेड टू रैंक वाला कॉलम है इसका ये जो हमने टोटल किया यहाँ पे, इसमें से हम माइनस करते हैं ये जो एसेट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम माइनस एसेट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो ये जो है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करती हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये फॉर्मेट आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए याद करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही फॉर्मेट जो है वो बनाना है, ड्रॉ करना है। सो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है इसमें दैट इज़ डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, सो डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। So stay tuned for the next video.